इसमें बोला हुआ है कि अगर एक पर्सन को बेल मिली थी, कुछ बॉन्ड की कंडीशंस उसको फुलफिल करने के लिए बोला था, अब एक पर्सन जो है बॉन्ड की कंडीशंस का वायलेशन करता है, तो उसका जो बॉन्ड है वो हम फोरफीट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद उसको नोटिस भेजा जाएगा कि क्यों हम आपके ऊपर पेनल्टी ना लगाएं, यानी आपने बॉन्ड की कंडीशंस को वायलेट किए है, आपका बॉन्ड जो है वो फोरफीट हो चुका है। अब आपसे पूछ रहे हैं हम कि क्यों हम आपके ऊपर एक पेनल्टी ना लगाएं। ओके, तो इस नोटिस का उसको जवाब देना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो कोर्ट है वो उसके ऊपर एक पेनल्टी लगा सकती है, बिकॉज उसने बॉन्ड को फोरफीट करवाया। अब जो पेनल्टी का अमाउंट है ये आप एक्यूज से उसी वे में रिकवर करवाओगे जैसे आप फाइन का अमाउंट रिकवर करते हो। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यू सीआरपीसी में कि एक फाइन का अमाउंट आप कैसे रिकवर करोगे, तो सेम वे में आप पेनल्टी का अमाउंट भी यहाँ पे रिकवर करवाओगे एक्यूज से। इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे पेनल्टी का अमाउंट है इसको आगे जाके कोर्ट कम भी कर सकती है, रेमिट भी कर सकती है। इसमें एक और चीज गिवन है कि अगर एक इस पर्सन की, इस एक्यूज का एक श्योरिटी भी था और इस श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे इस श्योरिटी का जो घर है इसको आप छेड़ोगे नहीं। यानी आप ये नहीं बोलोगे कि अब श्योरिटी के घर को बेचो एंड इससे पेनल्टी का अमाउंट हम निकालेंगे, बिकॉज श्योरिटी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर श्योरिटी जिंदा है तो आप पेनल्टी का अमाउंट श्योरिटी का घर बेच के, इसका एस्टेट बेच के भी निकलवा सकते हो। इसमें बोला हुआ है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में। अब यहाँ पे गिवन है कि अगर आपका जो बॉन्ड है वो फोरफीट हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको कैंसिल भी कर दोगे। ओके, यानी कि जो इस पर्सन की बेल है वो आप कैंसिल कर दोगे, बिकॉज इसने बेल की कंडीशंस का वायलेशन किया है, इसका बॉन्ड भी फोरफीट हो रहा है एंड साथ में इसकी बेल भी आप कैंसिल कर दोगे। इसमें लिखा हुआ है कि बेल की कैंसिलेशन के बाद अगर कोर्ट चाहे तो इसको एक फ्रेश बेल भी ग्रांट कर सकती है और फ्रेश बॉन्ड इससे भरवा सकती है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि बंदे की जिस दिन बेल कैंसिल हो रही है उस दिन उसको एक फ्रेश बॉन्ड भरने के लिए आप बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली बेल कैंसिल होती है तो सीधा आप एक्यूज को जेल में भेज दो। फिर इसमें बोला हुआ है कि अगर हमारी जो श्योरिटी है इनकी डेथ हो जाती है या फिर ये इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, इस पर्टिकुलर केस में आप एक्यूज को दोबारा से बुलाओगे, आप एक्यूज के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करोगे एंड कोर्ट में आप इसको बुलाओगे एंड एक्यूज को बोलोगे कि आपके जो श्योरिटी है इनकी डेथ हो चुकी है, अब आप एक फ्रेश श्योरिटी लेके आओ जो आपके बिहाफ पे गारंटी लेंगे। एंड इसके बाद वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर ये फ्रेश श्योरिटी को लेके नहीं आ पा रहा है तो इसकी बेल को आप कैंसिल कर दोगे एंड जेल में इसको आप बंद कर दोगे। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक माइनर को बॉन्ड भरने के लिए बोला हुआ है तो उसके बिहाफ पे आप किसी दूसरे पर्सन को, किसी एडल्ट पर्सन को बॉन्ड भरने के लिए बोल सकते हो। ओके, यानी कि एक श्योरिटी को आप लेके आ सकते हो जो माइनर के बिहाफ पे बॉन्ड को भरेगा। ओके, बिकॉज हमको पता है कि माइनर जो 18 साल से कम का एक बच्चा है, इससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को एंटर अपॉन नहीं करवा सकते। एंड जो हमारा बॉन्ड है ये भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। जो हमारे एक्यूज्ड हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करते हैं कि इन कंडीशंस को हम वायलेट नहीं करेंगे एंड इसके बेसिस पे इसको आगे से बेल मिलती है। तो जैसे एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता वैसे ही एक माइनर बॉन्ड को भी नहीं भर सकता। माइनर के बिहाफ पे श्योरिटी जो है वो बॉन्ड को यहाँ पे भरेगा। इसमें बोला हुआ है कि फोर फीचर ऑफ बॉन्ड वाला जो भी ऑर्डर निकल रहा है ये अपीलेबल ऑर्डर होता है। यानी एक पर्सन का बॉन्ड आप फोरफीट कर रहे हो तो इसके खिलाफ आप अपील भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सिंपल सा गिवन है कि अगर मैजिस्ट्रेट आपके बॉन्ड को फोरफीट कर रहे हैं तो इनके खिलाफ आप सेशन जज की जो कोर्ट है वहां पे अपील फाइल कर सकते हो। और अगर आपका जो बॉन्ड है वो कोर्ट ऑफ सेशन फोरफीट कर रहा है तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है हमारा, उनके पास आपकी अपील जाएगी। बिकॉज नॉर्मली यही होता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी डिसीजन देता है तो उसके खिलाफ आप अपील हाई कोर्ट में फाइल करते हो। ओके, इसमें बोला हुआ है कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन जो है
वो मैजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि आप एक्यूज से एक बॉन्ड भरवाओ कि जब भी हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन इस एक्यूज को बुलाएगा तब इसको आना पड़ेगा। तो ऐसा बॉन्ड भरने के लिए भी मैजिस्ट्रेट बोल सकते हैं एक्यूज को। इसमें बोला हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने कोई भी प्रॉपर्टी आती है, तो वो उस प्रॉपर्टी का जो स्टोरेज का कोई भी ऑर्डर है वो पास कर सकती है कि प्रॉपर्टी कहाँ रखी जाएगी, कहाँ इसकी देखरेख होगी। ऐसे ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है। ओके, इसमें बोला हुआ है कि अगर जो प्रॉपर्टी है वो पेरिशेबल आइटम है, यानी जल्दी खराब हो जाती है, इस केस में इस प्रॉपर्टी को आप सेल करने के ऑर्डर में दे सकते हो। और यहाँ पे जो भी पैसा आएगा कोर्ट अपने पास इसको रख लेगी एंड आगे जाके जो भी ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, उसको ये पैसे डिपॉजिट आप करवा दोगे। ओके, अब क्लॉज 2 इसका बोलता है कि जो भी प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने लेके आ रहे हो आप, जो कोर्ट है इसका एक डिस्क्रिप्शन बनाएगी, वो इस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेगी कि ये प्रॉपर्टी किस चीज के लिए है, क्या क्या इस प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। इन सारी चीजों की एक लिस्ट कोर्ट बना लेगी एंड जो लिस्ट है विद इन 14 डेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के 14 डेज के अंदर कोर्ट को बनाना पड़ेगा। थर्ड क्लॉज इसका बोलता है कि जो प्रॉपर्टी कोर्ट के सामने आई हुई है, कोर्ट इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकती है, फोन के थ्रू भी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है, ताकि एक रिकॉर्ड बन जाएगा कोर्ट के पास कि ऐसी प्रॉपर्टी इनके पास में आई थी। ओके, ये नया एक क्लॉज ऐड हुआ है। पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है पुरानी सीआरपीसी में नहीं गिवन था। क्लॉज 4 इसका बोलता है कि जो भी स्टेटमेंट क्लॉज 2 में कोर्ट बना रहा है एंड जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट क्लॉज 3 में कर रही है, इस चीज को एज अ पीस ऑफ एविडेंस आगे जाके हम यूज कर सकते हैं इन इंक्वायरी और ट्रायल। तो ट्रायल के दौरान आप इस पूरी रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हो एज अ पीस ऑफ एविडेंस। क्लॉज 5 इसका बोलता है कि जब ये पूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी एंड जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, इसके 30 डेज के अंदर कोर्ट को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी का क्या करना है। कोर्ट इस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट भी कर सकता है, यानी वो जब्त भी कर सकता है इस प्रॉपर्टी को। इसके साथ साथ कोर्ट ये भी कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रक्ट कर दें, इसको डिस्ट्रॉय कर दें। या कोर्ट ये भी कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी है इसको वापस कर देंगे वो इसके ओनर को, यानी उसके ओनर को आप प्रॉपर्टी वापस कर दोगे बिकॉज इसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये सारी चीजें कोर्ट कर सकती है अंडर क्लॉज 5। इसमें बोला हुआ है कि जब जो ट्रायल है वो ओवर हो जाएगा, इस दौरान आप इस प्रॉपर्टी का क्या करोगे। अब हमें लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बिकॉज अब इस प्रॉपर्टी का कोई भी यूज नहीं है। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है इसको आप इसके ओनर को वापस भी कर सकते हो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इज ओवर। तो ये प्रॉपर्टी आप वापस डिलीवर कर सकते हो उसके ओनर को एंड इससे आप एक बॉन्ड भरवा सकते हो कि आगे जाके जब भी इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी अपील के दौरान या कभी भी, तो ये प्रॉपर्टी आपको लेके आनी पड़ेगी। तो ऐसा बॉन्ड आप इससे भरवा सकते हो एंड प्रॉपर्टीज को वापस आप कर सकते हो। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा केस है जहां पे ए ने बी के घर से चोरी करी है एंड ये आइटम जो है बी के घर से लेके जाता है और आगे जाके आइटम को सी को वो बेच देता है। अब सी को पता नहीं था कि जो प्रॉपर्टी थी ये चोरी की आइटम थी। अब यहाँ पे सी जो है प्रॉपर्टी के पूरे पैसे ए को दे देता है। आगे जाके ए जो है पकड़ा जाता है और ए का कन्विक्शन भी हो जाता है। ऑब्वियसली जब ए का कन्विक्शन हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी है वापस सी को करनी पड़ेगी बी को। सी ने इसके पूरे पैसे दिए प्रॉपर्टी के, फिर भी प्रॉपर्टी इसको बी को वापस करनी पड़ेगी। जो भी पैसा ए ने सी से लिया था वो ए को वापस करना पड़ेगा सी को, बिकॉज सी की यहाँ पे कोई गलती नहीं थी। वो एक इनोसेंट परचेसर था एंड उसको सारे के सारे पैसे उसके वापस मिलने चाहिए एंड ए ये पैसे उसको वापस करेगा। इसमें एक सर्कमस्टांस के बारे में बात करी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ए अपने घर पे रहता है
अब ए को बी ने जबरदस्ती बाय फोर्स अपने घर से बाहर निकाल दिया। ए को वापस कोर्ट रिस्टोर कर सकते प्रॉपर्टी के ऊपर। कोर्ट यहाँ पे चाहे तो ए को वापस उसी की प्रॉपर्टी में रिस्टोर कर सकती है एंड बी को यहाँ पे वो कन्विक्ट कर सकती है बिकॉज बी ने यहाँ पे क्राइम कमिट की है। ए को उसी के घर से उसने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बी को वो कन्विक्ट कर सकती है। लेकिन ये जो कोर्ट जो ए को प्रॉपर्टी में वापस लेके आ रही है, ए को प्रॉपर्टी की वापस वो रिस्टोरेशन दे रही है, इसको विद इन 1 मंथ करना पड़ेगा ऑफ कन्विक्शन ऑर्डर ऑफ बी। यानी जिस दिन कोर्ट ने बी को कन्विक्ट किया है, जिस दिन कोर्ट ने बी को सजा दी है, इसके 1 महीने के अंदर अंदर उनको ए को वापस लेके आना पड़ेगा प्रॉपर्टी के अंदर। अगर यहाँ पे कोर्ट विद इन 1 मंथ ए को पोजीशन वापस नहीं देता है तो जो अपील कोर्ट का एपिलेट कोर्ट जो है या फिर जो रिविजनल कोर्ट है वो ए को वापस प्रॉपर्टी में लेके आ सकता है। या फिर ए यहाँ पे एक सिविल सूट भी फाइल कर सकता है फॉर रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सीपीसी के अंडर वो एक सूट फाइल करेगा कि सर मेरे को मेरी प्रॉपर्टी में वापस रिस्टोर करिए। ओके, इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर को कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है तो उनको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जानी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी। लेकिन सपोज वो नहीं लेके जा पाते हैं, प्रॉपर्टी बहुत भारी है सपोज, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है वो इस प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के ऑर्डर दे सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को वो कहाँ रखना चाहते हैं, किस वे में वो रखना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसे ऑर्डर मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर प्रॉपर्टी कोर्ट में लेके आएगा। ओके, क्लॉज 2 बोलता है कि यहाँ पे कोर्ट ये भी कर सकती है कि इस प्रॉपर्टी की वो प्रोक्लेमेशन निकाले, यानी न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे दे जहाँ पे वो ये चीज पूछे कि ये प्रॉपर्टी हमारी कस्टडी में है, जो भी इसका मालिक है उसको क्लेम करने के लिए आ जाए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्रोक्लेमेशन भी आप निकलवा सकते हो। और यहाँ पे विद इन 6 मंथ्स ऑफ प्रोक्लेमेशन जो ओनर है प्रॉपर्टी का उसको कोर्ट में आना पड़ेगा एंड प्रॉपर्टी को उसको क्लेम करना पड़ेगा। 6 इसका बोलता है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी पर्सन इसको क्लेम करने के लिए नहीं आता है, कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए नहीं आता है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो कोर्ट है वो ये डिक्लेयर कर सकती है कि आज से प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो स्टेट उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा एंड उसको आगे जाके वो बेच भी सकता है। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोर्ट के सामने एक पेरिशेबल आइटम आती है, यानी ऐसे आइटम जो जल्दी खराब हो जाएगी, यहाँ पे कोर्ट जो है इस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है। ओके, बिकॉज अगर इसको नहीं बेचा जाएगा तो ये प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी और इसकी फिर आगे जाके कोई वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिशेबल आइटम। अगर ये जल्दी से कंज्यूम नहीं की गई तो ये खराब हो जाती हैं एंड आगे जाके इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज से नीचे की है, 10,000 रुपये से नीचे की कोई प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी को भी कोर्ट बेच सकती है एंड जो भी पैसा आएगा कोर्ट अपने पास इसको रख लेगी एंड जब भी इसके ओनर मिलेंगे उनको ये पैसे कोर्ट वापस कर देगी। ओके, अब आते चैप्टर नंबर 37 के ऊपर। यहाँ पे बात करी गई है इर्रेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर कोर्ट जो है कोई भी गलती करता है तो इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका अंजाम क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं और हमको बताया गया है कि इन गलतियों का क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। यहाँ पे हमको एक लिस्ट दी हुई है कि अगर एक मैजिस्ट्रेट जो है वो कम्पिटेंट नहीं है, एक इनकम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर्स पास करता है, यहाँ पे लिस्ट दी हुई ऑर्डर्स की, अगर इनमें से कोई भी ऑर्डर्स पास करता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल ए जो इसका ये बोलता है कि अगर एक इनकम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट देता है अंडर सेक्शन नंबर 97 तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो हमें बहुत बड़ी एक लिस्ट दी हुई है, इनको एक बार आप रीड कर लेना। ऐसा यहाँ पे इनको याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इनमें से कोई भी ऑर्डर एक इनकम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट मेक करता है तो यहाँ पे सिर्फ इस गलती की वजह से कि वो कम्पिटेंट नहीं था, सिर्फ इस गलती की वजह से आप सारी की सारी प्रोसीडिंग को वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे। यहाँ पे अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है, यहाँ पे अगर नहीं हुआ है
और मजिस्ट्रेट ने ये काम गुड फेथ में किया था, तो आप ये प्रोसीडिंग को वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे, इसको वैलिड ही रहने दोगे। ओके, लेकिन सपोज इन गलतियों की वजह से किसी भी पार्टी के साथ फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाता है। ओके, इस पर्टिकुलर केस में आप ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको वॉइड डिक्लेयर भी कर सकते हो, या फिर जो हमारे मैजिस्ट्रेट है वो क्या करते हैं, बैड फेथ में जानबूझ के ये गलतियां करते हैं। मैजिस्ट्रेट को पता था कि वो इनकम्पिटेंट है, उनके पास ऑर्डर्स पास करने की अथॉरिटी है ही नहीं, फिर भी जानबूझ के उन्होंने ऑर्डर्स को पास कर दिए। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑर्डर्स को आप वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, यहां पे बोला हुआ है कि अगर कोई भी इनकम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट इनमें से कोई भी ऑर्डर्स पास करता है, यहाँ पे भी लिस्ट दी हुई है, तो इनमें से कोई भी ऑर्डर्स पास करता है तो यहाँ पे आप फेलियर ऑफ जस्टिस को एग्जामिन नहीं करोगे, सीधा आप सारी प्रोसीडिंग को वॉइड डिक्लेयर कर दोगे। यहाँ पे इवन द मैजिस्ट्रेट जो है उन्होंने गुड फेथ में ये सारे के सारे डिसीजन लिए हैं, उनको पता नहीं था कि वो इनकम्पिटेंट है, फिर भी उन्होंने ऑर्डर्स पास कर दिए हैं गुड फेथ में। स्टिल जो भी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे हो रही हैं इनको वो वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। एंड यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को सारी की सारी प्रोसीडिंग्स दोबारा से करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट होंगे वो इन ऑर्डर्स को दोबारा से पास करेंगे। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग गलत जगह पे चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल एक केस जो है वो रोहिणी में चलना चाहिए था, बट उस केस को पीतमपुरा के कोर्ट ने सुन ली है एंड उन्होंने वहां पे जजमेंट भी पास कर दिया। ओके, अब इस केस में जो पीतमपुरा के कोर्ट ने जजमेंट को पास किया है, क्या हम इसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे? इस जजमेंट को हम वॉइड डिक्लेयर तभी करेंगे जब यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे कोई भी फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तो ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब हम कौन से सर्कमस्टांस में चीज मानेंगे कि यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है? ये हम तभी मानेंगे जब एक्चुअली में कोर्ट की इस गलती की वजह से किसी भी पार्टी ने सही तरीके से डिफेंस अपना नहीं लिया, यानी अगर किसी भी पार्टी ने इफेक्टिव डिफेंस अपना नहीं लिया केस में बिकॉज ऑफ कोर्ट्स मिस्टेक, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि इन दिस पर्टिकुलर केस फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ओके, इसमें बोला हुआ है कि अगर कन्फेशन को आपने गलत तरीके से रिकॉर्ड किया, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे मैजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने मेमोरेंडम के नीचे साइन नहीं करे हैं या फिर उन्होंने गलत तरीके से डेट को लिखा है वहां पे, अब इन छोटी मोटी गलती की वजह से आप पूरे के पूरे कन्फेशन को वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि एक्चुअली में फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर इस गलती की वजह से कोई भी फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है किसी भी पार्टी को, तो हमें पूरी प्रोसीडिंग्स को, पूरे कन्फेशन को वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपने चार्ज फ्रेमिंग गलत तरीके से करी है या फिर हमें चार्ज फ्रेमिंग करी ही नहीं है, इस केस में क्या होगा? हमें पता है कि चार्ज फ्रेमिंग का जो स्टेज है ये तब आता है जब एक्यूज को आपने कोर्ट में बुला लिया है एंड उसके खिलाफ इश्यू ऑफ प्रोसेस हो चुका है। अब इसके बाद जो चार्ज फ्रेमिंग का स्टेज है वो आता है। अब यहाँ पे कोर्ट बताता है एक्यूज को कि जो आगे जाके आपके खिलाफ ट्रायल होने वाला है ये कौन से ग्राउंड्स के ऊपर होगा, कौन से चीज़ों के ऊपर ट्रायल आपका होगा। सपोज कोर्ट को लगता है कि जो हमारे एक्यूज हैं इन्होंने मर्डर कमिट किया है, तो ये एक्यूज के खिलाफ मर्डर का चार्ज बनाएंगे और एक्यूज को बोलेंगे कि यस आपने मर्डर कमिट किया है। आगे जाके जो हमारा एक्यूज है वो सारे के सारे एविडेंसेस पेश करेगा कि सर मैंने ये क्राइम कमिट नहीं किया, मर्डर का जो चार्ज मेरे खिलाफ लगा हुआ है इसको मैंने कमिट नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो एक्यूज ट्रायल में जाके बोलेगा, लेकिन ट्रायल स्टार्ट होने से पहले चार्ज फ्रेमिंग होती है जहाँ पे एक्यूज जो है उसको बताया जाता है कि आगे जाके जो उसका ट्रायल होगा वो कौन से ऑफेंसेस के अगेंस्ट होगा। अब 512 बोलता है कि अगर चार्ज फ्रेमिंग के दौरान कोई भी गलती हुई है
या फिर चार्ज फ्रेमिंग हुआ ही नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में पूरे का पूरा ट्रायल आप वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे। यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रायल को वॉइड डिक्लेयर तभी करोगे जब चार्ज फ्रेमिंग की गलती जो है उसकी वजह से एक्यूज अपना डिफेंस सही तरीके से नहीं ले पाया, उसके वजह से उसने कोई गलती कर दी। सपोज जो केस है वो मर्डर का था, लेकिन चार्ज फ्रेमिंग के दौरान जो हमारे जज हैं उन्होंने थेफ्ट का चार्ज बना दिया। अब यहाँ पे जो हमारे एक्यूज्ड हैं उन्होंने पूरे का पूरा केस थेफ्ट के बेसिस पे लड़ा है। सारे के सारे जो एविडेंसेस पेश करे हैं हमारे एक्यूज ने वो थेफ्ट के ही करे हैं। अब इस केस में आगे जाके कोर्ट बोलता है कि थेफ्ट का तो गलती से मैंने चार्ज बनाया था, यहाँ पे मुझे मर्डर का चार्ज बनाना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर आगे जाके कोर्ट मर्डर का चार्ज बना देता है तो ये एक्यूज के खिलाफ फेलियर ऑफ जस्टिस होगा, बिकॉज उसने तो डिफेंस लिया ही नहीं अपना मर्डर के ऊपर, उसने कोई एविडेंसेस अपने पेश नहीं किए मर्डर के ऊपर, तो इसको आप कन्विक्ट कैसे कर दोगे। यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग गलत तरीके से हुई थी एंड पूरी की पूरी जो ट्रायल है हमको इसको वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड पूरे का पूरा ट्रायल यहाँ पे दोबारा से होगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। ओके, तो हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे कि एक्चुअली में फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या फिर नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि अगर जो गलत तरीके से चार्ज बना था इसकी वजह से एक्यूज्ड का कन्विक्शन हो जाता है, तो इस कन्विक्शन को आप क्वैश कर दोगे, यानी कि पूरे के पूरे कन्विक्शन को आप वॉइड डिक्लेयर कर दोगे एंड हम यही मानेंगे यहाँ पे कि एक्यूज्ड का भी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी भी ऑर्डर, कंप्लेंट, समन्स या फिर वारंट या फिर किसी भी जजमेंट में आपने कोई एरर कर दी है, कोई आपने गलती कर दी है, तो इस गलती की वजह से पूरे का पूरा जजमेंट या फिर ऑर्डर जो है वो हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हम एग्जामिन करेंगे कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो हम जो भी ऑर्डर या जजमेंट है इसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे एंड दोबारा से हम कोर्ट को बोलेंगे कि दोबारा से आप जो ऑर्डर आपने पास किया था इसको दोबारा से आप पास करो, बिकॉज जो पुराना ऑर्डर था वहाँ पे मिस्टेक थी एंड इस मिस्टेक की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि अगर जो अटैचमेंट का ऑर्डर है उसमें कुछ गलती है, इसके वजह से पूरी की पूरी अटैचमेंट को आप वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, अब अटैचमेंट ऑर्डर तुमको पता ही है क्या होते हैं कि सपोज कोर्ट बोलता है कि ए का जो घर है इसको हम अटैच कर लेते हैं और इस घर में आपसे ए नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं अटैचमेंट ऑर्डर्स, जहाँ पे कोर्ट कोई भी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है।